बेटा इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लास 9th इंग्लिश की जो बुक है आपकी बिहीव की बुक का हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 4 है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर में आइंस्टीन के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आइए देखते हैं इसके बारे में। बिफोर यू रीड करने से पहले थोड़ा इनके बारे में जानते हैं, देखते हैं। तो है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। तुम क्या सोचते हो अगर तुम वर्ड जीनियस मतलब जीनियस वर्ड सुनते हो तो क्या सोचते हो? कौन जीनियस होता है? जीनियस में से क्या क्वालिटी होती है कि उन्हें जीनियस कहा जाता है? और इस चैप्टर में हम लोग यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जो 100 years ago था। इन द समर ऑफ 1905 16 years old published a quick succession of 4 ground breaking papers about light, the motion of particles, जिन्होंने किसके बारे में डिस्कवर किया था? लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में, जो मूविंग बॉडीज़ होती है, एनर्जी के बारे में। ठीक है, और उसके बाद उसके जो वर्क थे बहुत जल्दी ही पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स मतलब होता है मैगजीन में छपने लगे थे उनके जो भी इन्वेंशन थे। ठीक है, बट चेंज फॉर एवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस मतलब स्पेस के बारे में जानना, टाइम एंड द इंटायर कॉस्मस एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। मतलब कहने का है उनकी जो खोज थी, ठीक है, तो उनकी जो आइंस्टीन की जो खोज थी, तो अगर हम किसी व्यक्ति को आइंस्टीन बोल दें या तो जीनियस बोल दें तो उसका मतलब सेम होता है। ठीक है, 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रिमेन, मतलब कि उनके मौत के बाद भी, उनके मरने के बाद भी आज भी हम उनको जानते हैं और आज भी को हम जीनियस मानते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, साथ में वर्ड मीनिंग भी डिस्कस करते चलेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं इनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था जर्मन सिटी ऑफ उल्म में। और विदाउट एन इंडिकेशन, मतलब कि जब भी पैदा हुए थे उस समय इनका कोई इंडिकेशन नहीं था कि इनकी महानता का, इनकी ग्रेटनेस का कुछ नहीं था, क्योंकि इनकी खुद की जो मदर थी उनका मानना ये था कि ये फ्रीक है। फ्रीक मतलब क्या होता है? अ वर्ड यूज डिस्क्रिमिनेटली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डज नॉट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। मतलब ये फ्रीक है जो दूसरे बच्चों की तरह हंसते बोलते नहीं थे, खेलते नहीं थे। इनकी मदर को लगता था ये बेकार है एकदम। और इनका जो सिर था वो और बच्चों की अपेक्षा काफ़ी बड़ा था। और जब ये 2.5 years के थे तो भी ये बात नहीं करते थे, बोलना इनको नहीं आता था। और जब भी थोड़ा वो बोलना सीखे थे तो वह अटर्ड करते थे एवरीथिंग ट्वाइस, मतलब जो भी चीज़ें बोलते थे उसको हकला के 2-2 बार करके बोलते थे। ठीक है, और आइंस्टीन को नहीं समझ में आता था कि और दूसरे बच्चों के साथ वो क्या करे, मतलब वो कभी बच्चों के साथ खेलते नहीं थे। तो इनके जो प्लेमेट्स थे, जो साथ में खेलने वाले बच्चे मतलब थे इनके उम्र के, उनको ब्रदर बोरिंग कहा जाता था। ठीक है, इसलिए सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए वो बच्चे जो थे वो खुद से अपने आप से ही खेलते थे। यहाँ पे देखिए एक स्टोरी इनके बारे में दी हुई है कि ऑटो नॉगेबर, आगे ऑटो नॉगेबर कौन थे? हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उन्होंने इनके बारे में एक स्टोरी बताई है बॉय आइंस्टीन के बारे में कि दैट ही कैरेक्टरिस्टिक एज अ लीजेंड बट द सीम फेयरली ऑथेंटिक, मतलब कि ऐसे ही इनको लीजेंड नहीं कहा जाता, मतलब इनके लीजेंड होने की कोई कहानी नहीं थी। मतलब बचपन में ऐसा नहीं लगता था कि इतने महान, इतने जीनियस बनेंगे। वो बताते हैं कि जैसे कि लेट टॉकर थे, मतलब कुछ बच्चे थोड़ा देर से बोलना शुरू करते हैं ना, तो ये लेट टॉकर थे। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उनके बच्चे काफ़ी परेशान थे। और एक दिन एक रात की बात है कि टेबल में बैठ के रात का अपना सफ़र कर रहे थे, सफ़र मतलब डिनर कर रहे थे, और उन्होंने अपने साइलेंस को तोड़ा, मतलब कुछ बोला। ठीक है, उन्होंने बस इतना बोला कि द सूप इज़ टू हॉट। इतना सुनने के बाद उनके पेरेंट्स काफ़ी खुश हुए और शॉक्ड हो गए कि जब इसने बोला तो। अब वो उससे पूछे कि तुम आज तक क्यों नहीं बोलते थे, इसके पहले क्यों नहीं बोलते थे? तो अल्बर्ट ने रिप्लाई किया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि इसके पहले सब कुछ ऑर्डर में था, सब कुछ सही था, इसलिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, आगे देखिए आइंस्टीन के बारे में ही हम सब लोग यहाँ पे सब कुछ उनके ही बारे में पढ़ेंगे। मच ऑफ द टाइम ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, उन्हें मतलब मैकेनिकल टॉयज़ जो था वो काफ़ी पसंद था। ठीक है, मैकेनिकल मतलब पता है, ये जो आजकल के बच्चे टॉयज़ वगैरह खेलते हैं जो बैटरी से चलते हैं, रिमोट से चलते, रिमोट की कार वगैरह जो होती है ना, रिमोट की कार वगैरह होती है जो चाबी वगैरह से खिलौने चलते हैं, एरोप्लेन वगैरह, उसको इनको ज़्यादा पसंद था।
और जब इनकी न्यू बॉर्न छोटी सिस्टर इनकी पैदा हुई थी, माजा नाम था, तो उन्होंने कहा था कि इसके व्हील्स कहाँ हैं। मतलब इनको पूरी तरह सब कुछ मैकेनिकल ही दिखता था। और जो इनके हेड मास्टर्स थे, उन्होंने एक बार इनके फादर से कहा था कि जो आइंस्टीन है ये किसी भी प्रोफेशन को चूज़ कर ले, लेकिन वो उसमें कभी भी कोई सक्सेस नहीं होगा। उसके बाद आइंस्टीन जो है वो वायलिन बजाना सीख लिए थे, क्योंकि इनकी मदर चाहती थी कि ये वायलिन बजाएं। ठीक है, तो चूँकि ये गिफ्ट ऐसा नहीं कि ये मतलब ये गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट थे, मतलब कि डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट, मतलब सिर्फ पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए बजाते थे, कोई प्रोफेशन नहीं था इनका ये। ठीक, आगे देखिए। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल। फिर भी जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वह एक बुरे पीपल, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट से है, एक बुरे विद्यार्थी नहीं थे। वो हाई स्कूल गए थे मुनीच में, मुनीच एक जगह का नाम है। ठीक है, वेयर आइंस्टीन फैमिली, जब मतलब आइंस्टीन 15 मंथ के थे तो वो लोग, उनकी फैमिली मुनीच चली गई थी। वहाँ से उन्होंने हाई स्कूल किया था। उन्होंने हाई स्कूल में से लगभग सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उन्हें स्कूल जो है वो पसंद नहीं था। क्यों नहीं था? स्कूल के रेगिमेंटेशन की वजह से, मतलब कि ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन, मतलब जो वहाँ पे ऑर्डर एंड डिसिप्लिन होता था, इसकी वजह से उन्हें स्कूल पसंद नहीं था। एंड ऑफन क्लैश विद द टीचर, और हमेशा इनकी बहस किससे हो जाती थी? इनके टीचर से हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15 की एज में आइंस्टीन ने फील किया कि उन्हें स्कूल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही क्या है, स्ट्रिक्ट है, मतलब वहाँ काफ़ी सफोकेशन है, वहाँ सांस नहीं ले पाते, उन्हें काफ़ी उलझन होती थी। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड, उसके बाद जो अल्बर्ट्स के जो पेरेंट्स थे वह मिलान आ गए थे, अपने बेटे को आइंस्टीन को वहाँ पे रिलेटिव के साथ छोड़ दिए थे। लेकिन उसके बाद आइंस्टीन ने प्रोलॉन्ग, मतलब होता है कि अपना डिसीजन सुनाया था कि वह अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, मतलब कि ऐसी जगह पे जहाँ पे विच वॉज मोर लिबरल दैन मुनीच, मतलब मुनीच से जो ज़्यादा लिबरल जगह हो, जहाँ पर वह अपने तो फिर इन्होंने कहा, मतलब कि शिफ्टेड, यहाँ पे स्टिफ्ट का देखते हैं। स्टिफ्ट का मतलब होता है कि मतलब कि इनको ज़्यादा जहाँ सफोकेशन होने में कहाँ पढ़ रही थी, हर जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, मतलब इनको जर्मनी जाके पढ़ना था। इनको ऐसा लगता था कि वहाँ का जो जर्मन स्पीकिंग माहौल था स्विट्ज़रलैंड में वह काफ़ी लिबरल था। लिबरल मतलब होता है कि उनके ओपिनियन को, उनकी फीलिंग्स को काफ़ी अच्छे से समझा जा सकता था। ठीक है, उसके बाद देखिए, आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड मैथमेटिक्स। आइंस्टीन जो थे वो मैथमेटिक्स में काफ़ी, मतलब गॉड गिफ्टेड थे, और उन्हें फिजिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। स्कूल अपना फिनिश करने के बाद वो जूरिच की यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए थे। ठीक है, बट साइंस वॉज नॉट ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन। ठीक है, मतलब ऐसा कोई था नहीं, मतलब ये खुद ही बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट थे। ठीक है, फिर भी ये साइंस वगैरह को पसंद करते थे। देखिए कितने स्मार्ट दिख रहे हैं ये, और इस तरह से इनका ये ओल्ड एज का फ़ोटो है, हमें हमेशा यही फ़ोटो दिखाया जाता है, लेकिन ये अपने यंग एज में इस तरह से देखते थे। ठीक है, वॉलरस मुस्टैच, देखिए इनके जो मूँछों के साथ दिखाया जाता था। काफ़ी यंग थे ये, काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ईयर भी लिखा हुआ है कि किस ईयर की है। आइंस्टीन इन 1900, ये देखिए 1900 का है, जब 21 ईयर्स के थे, और आइंस्टीन 1955। ठीक है, एज वी रिमेंबर हिम नाउ, जैसा कि हमें अब बताया जाता है। ठीक, आगे है यहाँ पे कि ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, मतलब कि इनके साथ एक पढ़ने वाली स्टूडेंट थी, मिलेवा मारिक, होम ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, मतलब इनको लगता था कि काफ़ी चालाक क्रिएचर है। दिस यंग सब मतलब एक जगह का नाम था, वहाँ की एक जवान लड़की थी स्विट्ज़रलैंड की, जो मतलब कि यूनिवर्सिटी जूरिच में पढ़ती थी। वो ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे विमेन को डिग्रियाँ बहुत ही कम दी जाती थी। और आइंस्टीन सॉ इन हर एन एलियर अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। द कपल फेल इन लव, मतलब कहने का है, ये देखिए फिलिस्टीन्स का मतलब होता है अ वर्ड यूज फॉर डिस्प्रूविंग टू टॉक पीपल हु डू नॉट लाइक लिटरेचर और म्यूजिक, मतलब कि
उन्हें जो लिटरेचर और म्यूजिक नहीं पसंद था तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये जो कपल थे, ये फॉल इन लव, मतलब इन लोगों को प्यार हो गया था। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड। उसके बाद ये क्या करने लगे, दोनों मतलब इन दोनों को एक दूसरे से लगाव होने लगा। ये लोग लेटर वगैरह लिखते थे और जो लेटर वगैरह था उसमें साइंस वगैरह के बारे में भी लिखते थे। और एक लेटर इन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि हम लोग कितने खुश और प्राउड फील करेंगे जब हमारे द्वारा जो हम मतलब काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जब उसका कोई कंक्लूज़न निकलेगा, कोई उसका निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि इन्हें साइंस फिक्सन मैथ्स में इतना इंटरेस्ट था कि अपने लवर से जब बात करते थे, लेटर लिखते थे, तो उसमें भी ये उसी के बारे में बात करते थे, ठीक है। आगे देखिए, इन 1900 एट द एज ऑफ 21, जब 21 एज के थे, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, मतलब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट तो थे लेकिन इनके पास काम नहीं था। उसके बाद ये टीचिंग असिस्टेंट का काम करने लगे, प्राइवेट असिस्टेंट का, और ये प्राइवेट लेसन मतलब कि प्राइवेट टीचर ट्यूशन भी देने लगे। उसके बाद इन्हें जॉब मिली थी 1902 में एक टेक्निकल एक्सपर्ट में। टेक्निकल एक्सपर्ट बन गए थे इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न एक जगह का नाम है, वहाँ के पेटेंट ऑफिस में मतलब जो भी इन्वेंशन वगैरह होता था उसके बारे में लिखते वगैरह थे, देख रेख करते थे। ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, जबकि जो आइंस्टीन थे वो सीक्रेटली अपने भी आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे, ठीक है। ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर एट वर्क ऑफ द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, मतलब जिस जगह ये काम करते थे वहाँ पे चीज़ों को जब सीखते थे उसको चुरा चुरा के इधर उधर डेस्क के ड्रॉयर में रखते थे। मतलब ये चोरी नहीं करते थे लेकिन आइडियाज़ वगैरह जो ये लोगों से इनको मिलता था, अच्छा आइडिया था जो इनके माइंड में आता था, उसको ये रखते थे। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905, फेमस पेपर्स का मतलब होता है कि जो ये लोग के इन्वेंशन रहते थे वे पेपर में लिखते थे, और पेपर में मतलब मैगजीन में जो प्रिंट होते थे उसकी बात कर रहा है ना। तो 1905 में इनके जो हुए थे फेमस पेपर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस और नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कहने का है उसके अकॉर्डिंग जो टाइम और डिस्टेंस होता है वह एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। और इनका कहने का मतलब ये भी था कि अगर हम दो घड़ी को एक साथ चलाना स्टार्ट करें, मतलब कि दोनों की अगर सेकंड की सुई एक साथ चलना स्टार्ट होगी तो भी वो एक फिक्स जगह में पहुंचने, मतलब आगे जब बढ़ने लगेगी वो, जैसे कि मतलब 12 से स्टार्ट किया तो 12 से स्टार्ट 1 2 3 4 अगर वो बढ़ने लगेगी तो धीरे धीरे पहले या दूसरे घड़ी की जो स्पीड होगी या तो कम होगी या तो ज़्यादा होगी, दोनों एक बराबर से नहीं चलेंगे, ठीक है। और उन्होंने एक वर्ड फेमस फार्मूला भी दिया था E=mc² का। तो देखते हैं, इन द मैथमेटिकल इक्वेशन E का मतलब होता है एनर्जी, M का मतलब होता है मास ऑफ फॉर मासेस, एंड और C का मतलब होता है C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब ऐसी जगह होता है जहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं आती है, और एनर्जी सब में होती है। तो जो मास होता है मतलब कि उसकी स्पीड क्या होती है, उस मास की स्पीड क्या होती है जहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं होती, वैक्यूम में क्या होती है। इनके इन्होंने देखिए और भी मज़ेदार की बात कही थी कि अगर आप किसी एक अच्छी लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हैं तो ऐसा आपको लगेगा कि आप 2 मिनट के लिए उसके साथ थे, लेकिन अगर आपको हॉट स्टोव के पास 2 मिनट के लिए बैठा दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि आप 2 घंटों से वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, ठीक है। उसके बाद देखिए, When Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was, मतलब कि जब वह सबसे मतलब बड़ी प्रॉब्लम फिजिक्स की सॉल्व कर रहे थे तो उनकी जो प्राइवेट पर्सनल लाइफ थी वो काफ़ी डिसबैलेंस थी, स्टार्टिंग टू फेल, मतलब धीरे धीरे फेल होने जा रही थी। वह तो मिलाइवा से शादी करना चाहते थे लेकिन उनकी मदर उनकी अगेंस्ट थी। क्यों? क्योंकि वह इनसे 3 साल की बड़ी थी और उनको लगता था कि वह उनके बेटे के लिए काफ़ी बड़ी हैं, और वह उसके मिलाइवास को मतलब इनको लगता था कि इन दोनों का इंटेलिजेंस जो है वो एक जैसा रहेगा तो रिश्ते नहीं चल पाएंगे, ठीक है। वो कहती थी कि वह इनके लिए किताब की तरह है जिसके साथ बस वो रह सकता है, पढ़ सकता है। और फिर भी इन पेयर ने 1903 जनवरी में शादी कर लिया था। इनके 2 बेटे भी थे, लेकिन कुछ साल के बाद ही फ्लैटर्ड मतलब होता है इनका जो शादी का रिश्ता था वह वीक हो गया था।
उसके बाद मिलाइवा जो थे धीरे धीरे अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन मतलब कि जो भी उनकी बुद्धिमत्ता थी, जो बुद्धिमानी थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी और वो धीरे धीरे अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई थी। उसके बाद काफ़ी सालों तक लंबी लड़ाई झगड़े के बाद ये इन लोगों ने 1919 में डाइवोर्स ले लिया था। उसके बाद आइंस्टीन ने अपने कज़िन इल्सा से उसी साल शादी कर लिया था। ठीक है, अब देखिए Einstein new personal chapter considered with his rise to world fame in 1915 he had published his general theory of relativity। 1950 में इन्होंने अपना पर्सनल थ्योरी रिलेटिविटी पे पब्लिश किया था और विच प्रोवाइड ए न्यू इंटरप्रिटेशन। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे 9th में। इन्होंने प्रोवाइड किया था नया इंटरप्रिटेशन ग्रेविटी का। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, मतलब इन्होंने जो आने वाला उस टाइम का सोलर इक्लिप्स था उसके एकदम एग्जैक्ट समय के बारे में और कितना पार्ट सन का डूबेगा, कितना स्टार उस टाइम मतलब कितना उस टाइम दिन में दिखाई देगा, कितना अंधेरा होगा, कितने समय के लिए रहेगा, ये सब चीज़ें इन्होंने उस सोलर इक्लिप्स के पहले ही बता दिया था, जिसको कि क्या नाम दिया गया था, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया था पूरे यूरोप में। ठीक है, जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था 1921 में और काफ़ी इनकी प्रशंसा हुई थी, काफ़ी ऑनर्स मिले थे इनको और प्रेस वगैरह के काफ़ी इनको मतलब सराहा गया था इनके इस कार्य को। ठीक है, उसके बाद देखिए एक यहाँ पे वर्ड है रिफ्लेक्टेड, चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, अपने डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है, मतलब आप जैसे जा रहे हो किसी डायरेक्शन में, मतलब जानने का मतलब क्या है कि आप कुछ जानने का मतलब जैसे आप किसी एक डायरेक्शन में कुछ काम कर रहे हो फिर अचानक से आप अपना मूड चेंज कर लो, उसको बोला जाता है। फिर यहाँ पे है वैन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933। नाजीज मतलब जब वर्ल्ड वॉर का टाइम है 1933 में, तो ये इमिग्रेटेड मतलब होता है एक जगह दूसरी जगह चले जाना, तो ये यूएस यूनाइटेड स्टेट चले गए थे। उसके 5 साल के बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिशियन इन अप्रोच, मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड देम फिजिशियन जस्ट एज आइंस्टीन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एटॉमिक बम। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे नाजीज वगैरह जो थे वो एटॉमिक बम बना लिए थे, तो काफ़ी डर हो गया था कि अगर ये लोग एटॉमिक बम बना लेंगे जो तो वर्ल्ड वॉर के लिए तो काफ़ी नुकसान होगा। ठीक है, इन एन अप्रोच का मतलब होता है काफ़ी अपसेट थे ये सोच के कि इनके दुश्मन विरोधी लोग जो थे वह एटम बम बना लिए थे और वो इतना ताकतवर था कि अगर वो फेंकते तो काफ़ी चीज़ें डैमेज होती। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, मतलब इन्होंने फिर इनके कलीग ने इनको फोर्स किया कि ये किसको लेटर लिखें, ये अमेरिका प्रेसिडेंट को लेटर लिखें। उस टाइम के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ठीक है, 2 अगस्त को इन्होंने लेटर लिखा था जिन्होंने इसमें बताया था कि अगर ये जो एटॉमिक बम बनाया है उन लोगों ने नाजीज़ के लोगों ने और अगर वो फटता है तो किसी पोर्ट पे, तो सिर्फ पोर्ट जो है वो बहुत लंबे समय के लिए नुकसान हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा और सिर्फ पोर्ट ही नहीं उसके साथ उसके पास की टेरिटरी भी काफ़ी नुकसान हो जाएगी। और उसके बाद उनके जो वर्ड्स थे गवर्नमेंट ने सुने और अमेरिका ने डेवलप किया था एटॉमिक बम को, सीक्रेटली डेवलप किया था एंड ड्रॉप इट, और उसे गिरा दिया था कहाँ, जापान की सिटी हिरोशिमा नागासाकी में अगस्त 1945 में। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बारे में आपने SST में भी पढ़ा है, मैंने बताया SST में भी आपको 8 में। ठीक है, आइंस्टीन वॉज डीपली सेकेंड बाय द एक्सटेंट, मतलब कि काफ़ी वो डिस्ट्रक्शन मतलब जो काफ़ी नुकसान हुआ था लोगों का, जो लोग मारे गए थे तब ब्लड देख के वह काफ़ी परेशान थे। ठीक है, इन इट द प्रपोजल द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, उसके बाद उन्होंने वो चाहते थे कि एक वर्ल्ड का एक अलग से गवर्नमेंट बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट और मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इन्वॉल्व होते चले गए थे। मेसिव मतलब होता है स्पेशली लॉन्ग ऑफिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक मेसिव का मतलब है तो होता है कि पब्लिक मेसिव का मतलब होता है एक बहुत लंबा चौड़ा लेटर लिखना। ठीक है, और देखिए उसके बाद ये मतलब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे और इनका एम सिर्फ इतना था कि सारे लोग मिलजुल कर रहें और देश में शांति बनी रहे, डेमोक्रेसी फॉलो की जाए। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 में आइंस्टीन की डेथ हो गई थी 76 के एज में। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन, मतलब इनको एक विजनरी मतलब देखिए यहाँ मीनिंग दी हुई है कि एक
पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर, एक ऐसा व्यक्ति, विजनरी मतलब जो दूरदर्शी हो, जो फ्यूचर के बारे में सोच सकता हो, मतलब जो ओरिजिनल वे में, ऐसा नहीं कि सिर्फ काल्पनिक वे में, ठीक है, जो फ्यूचर के बारे में एग्जैक्ट सोच सकता हो, तो इन्हें वो कहा जाता था। और ये पूरे वर्ल्ड के सिटीजन्स थे, मतलब साइंटिफिक जीनियस थे। तो बेटा ये चैप्टर बस यहीं पे कंप्लीट होता है। आइए इसका एक्सरसाइज भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सम हेडिंग दी हुई है, हियर आर सम हेडिंग फॉर पैराग्राफ इन द टेक्स्ट, द नंबर्स ऑफ द पैरा, मतलब यहाँ पे कुछ ही जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसमें नंबरिंग करना है कि कौन सी चीज़ें पहली हुई थी और कौन सी चीज़ें बाद में हुई थी, ठीक है, कौन सा इंसिडेंस पहले हुआ था, कौन सा इंसिडेंस बाद में हुआ था। तो आइए देखते हैं, जैसे कि पहले वाले में देखिए 9 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 9वें नंबर पे इंसिडेंट हुआ था। तो इसके बाद का जो नंबर है हम लोग आगे पढ़ते हैं और फिर उसको देखते हैं। तो हम अब सेकंड नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर था आइंस्टीन इक्वेशन, तो आइंस्टीन का जो इक्वेशन था वह 9 नंबर पे हुआ था। सेकंड देखिए, आइंस्टीन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ, 7 हो गया ये। द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट, ये था 3rd नंबर पे। मिलेवा एंड आइंस्टीन्स मदर, ये कहाँ पे आएगा, 10 नंबर पे, ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद देखिए, और फिर था अ लेटर दैट लॉन्च द आर्म्स रेस, ये है 15 नंबर पे। फिर है अ डिस्ट्रॉयर फुल ऑफ आइडियाज़, 8 नंबर पे, मतलब जिस नंबर पे ये एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ था, मतलब कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था, वो नंबर लिख रहे हैं हम यहाँ पे। मैरिज एंड डाइवोर्स 11, ठीक। यहाँ से मैं एक बार फिर से लिख दूँ क्या, 9 तो ऊपर दिया ही हुआ था ना, 9 तो यहाँ पे दिया हुआ था। उसके बाद ये देखिए, ये है 7, फिर 3, 10, 15, ठीक है, 8, यहाँ हो जाएगा 11। और एक्सरसाइज देखिए आगे। उसके बाद ये सब ऊपर सारे क्वेश्चन आंसर हैं, ये सब मैं PDF में भेजूँगी। आगे देखिए 8 नंबर पे, हियर आर सम फैक्ट्स फ्रॉम आइंस्टीन्स लाइफ, ये कुछ फैक्ट है। अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, में इसको सिक्वेंस करना है कि पहले कौन कौन सी घटना हुई थी। तो यहाँ पे देखिए है कि आइंस्टीन पब्लिशेस हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पहला वाला क्या हो जाएगा, 7th। उसके बाद है कि ही इज़ अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, ये 9 नंबर पे आएगा। नेक्स्ट है आइंस्टीन राइट्स अ लेटर टू US प्रेसिडेंट, ये 11 नंबर पे आएगा, ठीक है। फिर है कि आइंस्टीन अटेंड हाई स्कूल इन मुनिच, ये 2nd नंबर पे आएगा। आइंस्टीन फैमिली मूव्स टू मिलन, 3rd। फिर आइंस्टीन बॉर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, 1st, पहले तो पैदा हुए होंगे तब ने सारी चीज़ें हुई होंगी। आइंस्टीन जॉइन्स अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, 5। आइंस्टीन डाई सबसे लास्ट में, 17। फिर है ही प्रोवाइड्स अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, ये हो गया 8। उसके बाद है टायर्ड ऑफ स्कूल्स रेगिमेंटेशन, 4। उसके बाद है द वर्क्स इन अ पेटेंट ऑफिस, ये हो गया 6, ही वर्क्स इन अ पेटेंट ऑफिस। फिर था व्हेन हिटलर कम्स टू पावर, कब था ये, 10। तो बस हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे ये एक्सरसाइज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पेज की एक्सरसाइज बेटा यहाँ पे जो दी हुई है ये काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंस में है। यहाँ पे करना क्या मैं समझा दे रही हूँ कि कंप्लीट द सेंटेंस बिलो फिलिंग इन द ब्लैंक सुटेबल पार्टिसिपल क्लॉजेस से भरना है इसमें। तो ये जो दिया हुआ है ब्रैकेट में इसी से रिलेटेड हमें भरना है, लेकिन इसके सेंटेंस बहुत लंबे लंबे बन रहे थे तो यहाँ पे ये फिल करना पॉसिबल नहीं था। इसको मैं PDF में भेजूँगी, ठीक है। आप इसे पढ़िए, इसकी एक्सरसाइज को कर लीजिएगा। थैंक यू।